अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक बेटा दूसरे लेक्चर के साथ कंप्यूटर साइंस का, जिसमें हम आज लोग डिस्कस करेंगे इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस और साथ इसके हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं है, यानी सिलेबस के मुताबिक या प्रीवियस पास्ट पेपर्स के मुताबिक ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इस बुक का दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। कल हम लोगों ने बेटा 3 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में पढ़ा था। तो आज क्वेश्चन है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बेटा वही है जो हम लोगों ने कल कैलकुलेट किया था। सबसे मेजर डिफरेंस कि टाइम का एनालिसिस जो है उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि कंपाइलर जो है वो इंटरप्रेटर की निस्बत जो है वो ज़्यादा तेज़ी से कोड को एग्जीक्यूट करता है, यानी टाइम भी कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि कंपाइलर में एक बार कोड कन्वर्ट होता है, उसके बाद अगेन एंड अगेन आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर में ये प्रॉब्लम था कि इसमें एक बार जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं तो वो पूरा का पूरा जो कोड है उसमें एक एक लाइन करके कन्वर्ट होती है, फिर वो एग्जीक्यूट होती है। फिर दूसरी बार चलाते हैं तो फिर एक लाइन कन्वर्ट होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी। यानी अगर हम 10 बार भी इंटरप्रेटर के थ्रू अगर कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो उसका मतलब है कि 10 के 10 बार कन्वर्ट होगा और 10 के 10 बार ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंपाइलर में ये नहीं था। कंपाइलर को जब हम प्रोग्राम देते हैं तो कंपाइलर उसको एज ए होल पूरे प्रोग्राम को पकड़ता है और पकड़ के उसकी बाइनरी बनाता है। बाइनरी बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अब दूसरी बार फिर अगर उसी प्रोग्राम को हम चलाते हैं तो उसका मतलब है कि वो जो पहले से बना हुआ बाइनरी का कोड है, ऑब्जेक्ट फाइल है, उसी को पकड़ के वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये कन्वर्जन वाला जो टाइम है ना, ये नहीं लगेगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। कन्वर्जन का टाइम जो है वो पहली बार ही कैलकुलेट होगा, लेकिन इंटरप्रेटर में वो हर बार कैलकुलेट होगा। सबसे मेजर डिफरेंस ये था। तो बेटा डिफरेंस में उन्होंने लिखा हुआ जी कन्वर्ट एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। यानी कि अगर हम अपना प्रोग्राम कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को, जैसे ये देखें यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, वाइड मेन, और यहाँ से एक स्टेटमेंट printf। अब ये इतना कोड बेटा जब हम कंपाइलर को देंगे तो वो किस तरीके से कन्वर्ट करेगा? वो इस पूरे के पूरे कोड को पकड़ेगा, इसको कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद इसकी एक फाइल बना देगा जिसे हम बोलेंगे बाइनरी फाइल, बिन फाइल। अब ये फाइल जो है ये बेटा सेव हो चुकी है हमारे कंप्यूटर में, लेकिन ये बाइनरी फाइल बनेगी कब? अगर हमारा ये वाला प्रोग्राम एरर फ्री हुआ। अगर इसमें कोई भी एरर ना हुआ तो फिर कंपाइलर ये फाइल बनाएगा और हमारे सिस्टम में इस फाइल को सेव कर लेगा। अब नेक्स्ट टाइम इस कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि कन्वर्ट इंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अब जो सोर्स कोड है बेटा वो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट कोड है वो लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज के कोड को बोलते हैं। यानी मशीन लैंग्वेज के कोड को ऑब्जेक्ट कोड या टारगेट कोड या मशीन कोड, और दूसरे नंबर पे जो हाई लेवल में लिखा गया कोड है जैसे सी का, C++ का, जावा का, पाइथन का, तो ये वाले कोड जो है ये सारे क्या होंगे? ये सोर्स कोड होंगे। तो हमें सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में जाना है और हमें लेके कौन जाएगा? ट्रांसलेटर। और उस ट्रांसलेटर के अंदर हम कंपाइलर इस्तेमाल कर सकते हैं या हम इंटरप्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरे के पूरे सोर्स कोड को पकड़ेगा, यानी कि इस पूरे के पूरे सोर्स कोड को पकड़ के बाइनरी फाइल बनाएगा और फिर आगे इसी को रन कर देगा और हमें आउटपुट मिलेगी। अब दूसरी बार फिर इसको चलाया जाएगा तो पूरे के प्रोग्राम को ये कन्वर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फाइल ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म में पड़ी हुई है। अब इसी फाइल को पकड़ेगा और रन कर देगा और आउटपुट दे देगा। अब दूसरे नंबर पे इंटरप्रेटर में क्या होता है कि कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ सोर्स कोड, यानी कि इस सोर्स कोड की एक लाइन को कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट वन टाइम। एक वक्त में एक लाइन को पकड़ के उसको कन्वर्ट किया जाएगा और फिर आगे उसको रन किया जाएगा। यानी कि जब तक एक पूरी लाइन का साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता ये दूसरी लाइन पे नहीं जाता। कौन? इंटरप्रेटर।
अब एक लाइन का आंसर देगा यानी उसको कन्वर्ट करेगा, फिर उसका हमें आंसर देगा, आंसर से मुराद वो रन हो जाएगी लाइन, एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद वो दूसरी लाइन पकड़ेगा जैसे प्रिंट एफ के बाद इसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद फिर इसकी जो है ना वो इसकी रनिंग होगी, इसकी एग्जीक्यूशन होगी और हमें आउटपुट मिलेगी। अब मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे जब इंटरप्रेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बाइनरी फाइल नहीं बन रही, यानी हमारे प्रोग्राम के अंदर जब इंटरप्रेटर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बाइनरी फाइल बनेगी, यहाँ पे वो बाइनरी फाइल नहीं बनेगी। जब बाइनरी फाइल नहीं बनेगी, बाइनरी फाइल सेव नहीं होगी, तो इसका मतलब है यानी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी। बाइनरी फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी तो इसका मतलब है कि दूसरी बार जब प्रोग्राम चलाएंगे तो फिर दोबारा से कन्वर्ट होना पड़ेगा इस कोड को और फिर रन होना पड़ेगा तीसरी, चौथी, पांचवी। अगर 1000 बार इस प्रोग्राम को आप चलाते हैं तो इसका मतलब 1000 के 1000 बार एक एक लाइन 0100 में जाएगी, फिर वहाँ से आगे रन होगी और फिर वापस दूसरी लाइन सोर्स कोड से उठाई जाएगी, फिर उसको 0100 में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको आगे रन किया जाएगा, फिर तीसरी लाइन पकड़ी जाएगी, फिर 0100 में ले जाया जाएगा और फिर उसको रन किया जाएगा। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर का सबसे मेजर डिफरेंस है। अब दूसरी चीज़, दूसरा डिफरेंस जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। फिर वही बात आ गई कि कंपाइलर जो है ये ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, लेकिन जो ट्रांसलेटर है ये जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता। ऑब्जेक्ट कोड का अब यहाँ पे मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट फाइल बनाना, बाइनरी फाइल बनाना। जैसे मैं 5 लाइनें बोलता हूँ सी लैंग्वेज में और उन 5 की 5 लाइनों को कन्वर्ट करके बाइनरी लैंग्वेज में एक ही फाइल जो है वो सेव कर दी जाए, बना दी जाए, एक पूरा कोड बना दिया जाए, फिर उसको आगे रन किया जाए। तो ये जो कोड बनाया गया है 5 लाइनों का कन्वर्ट करके, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। तो यहाँ पे बेटा कंपाइलर जो है ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता, कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है और इंटरप्रेटर जो है ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। वो हमने यहाँ पे एग्जांपल से भी देख लिया कि जब कंपाइलर कन्वर्जन करता है तो वो फाइल बना लेता है, उसको रख लेता है अपने पास, लेकिन इंटरप्रेटर जब करता है तो इंटरप्रेटर हर बार उस लाइन को कन्वर्ट भी करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन को पकड़ता है। अगर दूसरी बार चलाएं तो फिर यही प्रोसेस रिपीट होता है। तो ये प्रोसेस रिपीट क्यों होता है? इसीलिए दूसरी बार भी होता है क्योंकि अगर इंटरप्रेटर बाइनरी फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल बनाता तो फिर ये वाला एरिया यहाँ इतना प्रोसेस दोबारा रिपीट ना होता। जबकि हमने पढ़ा है कि इंटरप्रेटर दूसरी बार, तीसरी बार भी प्रोग्राम चलाएं तो वो नए सिरे से कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब दरमियान में बाइनरी फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल जो है ये नहीं बनती। इंटरप्रेटर नहीं बनाता, कंपाइलर जो है ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। ऑब्जेक्ट फाइल होती क्या है? बाइनरी फाइल, 0-1 की फाइल, जिस फाइल को हमारा प्रोसेसर समझ सकता है, हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर समझ सकता है, उसका आंसर कर सकता है, उसके मुताबिक अमल कर सकता है, उसे हम बोलते हैं बाइनरी फाइल। तीसरे नंबर में बेटा कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। फिर वही बात आ गई कि कंपाइलर के थ्रू जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं ना, कंपाइलर के थ्रू, फॉर एग्जांपल ये मैंने सी लैंग्वेज का कोड इस कंपाइलर को दिया है, ठीक है, कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके इसकी फ़ाइल बना के आगे इसको भेज दी फाइल, तो हार्डवेयर ने फ़ाइल को समझा और उसको चला दिया। अब फिर जब दूसरी बार मैंने प्रोग्राम को चलाना है तो मुझे ये वाला हाई लेवल का कोड जो है दोबारा कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पड़ी हुई ऑब्जेक्ट फाइल ही दोबारा से रन कर दूंगा मैं, कंप्यूटर रन कर देगा। तीसरी बार आऊँगा तो तीसरी बार भी मुझे ये कन्वर्ट वाला काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहली बार जब चलाया था तो कन्वर्ट हो गई थी, फाइल बन गई थी। तीसरे नंबर पर बेटा यहाँ पे है कि एग्जीक्यूशन इज़ फास्टर। तो ये भी कल हम लोगों ने इसका एनालिसिस करते हुए देखा था कि जो कंपाइलर की एग्जीक्यूशन है ये फास्टर है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। क्यों फास्टर है? उसकी सिंपल रीज़न यही है कि जो कंपाइलर है उसे बार बार कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती। मैं एक फ़िक्रा बोलता हूँ इंग्लिश में, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, वो स्कूल जाता है। अब ये ट्रांसलेशन हो गई। अब एक बंदा इस उर्दू को समझता है, अब ये कन्वर्टेड जो उर्दू का जुमला है इसको वो समझ लेगा, ठीक है, और उसके मुताबिक वो जो है वो जो भी रिएक्शन है उसका वो करेगा। अब दूसरी बार फिर यही काम करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं नए सिरे से उस इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट नहीं करूँगा। मैंने जब पहली बार कन्वर्ट किया था तो मैंने उसी को सेव करके रख लिया। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझसे पूछा जाए या इस तरह का मामला आए तो मैं उर्दू वाली लाइन ही आगे कर दूंगा और उर्दू लाइन जो है वो समझ लेगा और उसके मुताबिक जो भी होना है। मैं इंग्लिश वाली लाइन को बार बार कन्वर्ट नहीं करूंगा। कंपाइलर के साथ बेटा ये सीन है, कंपाइलर जब एक बार कोड को कन्वर्ट कर देता है तो उसके बाद बार बार उसी कोड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो एरर फ्री है तो उसकी फ़ाइल बन जाती है। अब वो फाइल कंप्यूटर के
काबिल समझ है, कंप्यूटर उसको समझ सकता है और उसका आंसर कर सकता है, चाहे आप 1000 बार चलाएं चाहे आप 10,000 बार चलाएं। तो एग्जीक्यूशन ज़ाहिर बात है फिर फास्टर होगी, क्योंकि पहली बार कन्वर्जन और एग्जीक्यूशन होगी, नेक्स्ट टाइम कंपाइलर पे चलाते हुए उसी प्रोग्राम को कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से एग्जीक्यूशन, तीसरी बार फिर यहीं से एग्जीक्यूशन, फिर चौथी बार यहीं से एग्जीक्यूशन। ये जो कन्वर्जन वाला काम है ना, ये कंपाइलर नहीं दोबारा करेगा, ये सिर्फ पहली बार करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है। इंटरप्रेटर में पहली बार प्रोग्राम चलाया, कन्वर्ट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, दूसरी बार प्रोग्राम चलाया, फिर कन्वर्ट हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ, तीसरी बार प्रोग्राम चलाया, फिर कन्वर्ट हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ। तो ये 3-3 बार 4-4 बार भी प्रोग्राम चलाएंगे तो हर बार कन्वर्ट भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा। तो बेटा इसमें टाइम जो है वो सारी बात है ज़्यादा लगेगा। उसके बाद है डिस्प्ले सिंटैक्स एरर। हमारा जो कंपाइलर के थ्रू जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एज ए होल पूरे प्रोग्राम को पकड़ता है, उसकी बाइनरी बनाता है, लेकिन उससे पहले एक काम करता है और वो है सिंटैक्स एरर्स को फाइंड आउट करना। सिंटैक्स एरर फाइंड करना कि भाई इस प्रोग्रामर ने ये जो मुझे सोर्स कोड दिया है, यानी कि ये वाला जो सी का कोड दिया है, इस कोड के अंदर कोई गलती तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ का पी हम कैपिटल नहीं लगा सकते, तो मैंने गलती से पी बड़ा डाल दिया यहाँ पे, अब ये एरर है। जब मैं इस कोड को कंपाइलर को दूंगा ना, तो हक तो ये बनता है कि कंपाइलर इसकी बाइनरी फाइल बनाए और सेव करे, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एरर है। वो कहेगा जी पहले वो सारे एरर कलेक्ट करता जाएगा, अगर आगे भी कोई एरर है तो उनको भी वो कलेक्ट करेगा और एट दी एंड फाइल नहीं बनाएगा। हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें कहेगा जी ये ले, ये 10 एरर हैं, ये ठीक करें पहले। तो हम इन एरर्स को ठीक करेंगे, पी कैपिटल स्मॉल करेंगे, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करेंगे, फिर दोबारा चलाएंगे, फिर कंपाइलर पढ़ेगा और अगर अब गलती नहीं है तो फिर अब वो बाइनरी फाइल इसकी जनरेट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर बेटा ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर जो है वो डिस्प्ले एरर ऑन ईच स्टेटमेंट। इंटरप्रेटर एक लाइन पकड़ता है, कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है। लिहाजा इंटरप्रेटर जहाँ पे लाइन को कन्वर्ट करते वक्त एरर आएगा वहीं पे अपनी वर्किंग स्टॉप करेगा और साथ ही यूज़र को कहेगा कि भाई ये ले, ये गलती आई है आपकी, इस लाइन में अपनी गलती दुरुस्त करें। जैसे ही यूज़र गलती दुरुस्त करेगा, यूज़र या प्रोग्रामर, देन वो इंटरप्रेटर वहीं से अपनी जो है ना वो कन्वर्जन आगे से स्टार्ट कर देगा और एग्जीक्यूशन करेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल ये एक मैं लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट एफ, मैंने यहाँ पे पी कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब इस लाइन ने इंटरप्रेटर के ज़रिए जब कन्वर्ट होना है तो 0100 में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एफ भी बल्कि एफ कैपिटल करते हैं यहाँ पे एफ। अब ये इतना सही हो गया कन्वर्ट। अब इसके बाद एफ को आगे कन्वर्ट करना है, तो एफ को कन्वर्ट करते वक्त उसे पता है कि एफ यहाँ पे कैपिटल नहीं आता, तो यहाँ पे वो अपनी वर्किंग स्टॉप कर देगा। अब वो एक मैसेज प्रिंट करेगा कि भाई यूज़र को कि भाई इसे ठीक करो। अब यूज़र क्या करेगा, इसकी जगह स्मॉल एफ करेगा। अब वो इसी एफ से आगे से अपनी कन्वर्जन स्टार्ट कर देगा। जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी तो आगे वो हार्डवेयर को कहेगा कि भाई इस लाइन को पकड़ो और इसके मुताबिक अमल कर दो। ये हमारी एग्जीक्यूशन होगी। तो इंटरप्रेटर इस तरीके से काम करता है। इंटरप्रेटर एक लाइन को पकड़ता है, उसको कन्वर्ट करता है, एरर आ जाए, इंटरप्रेटर स्टॉप्स द वर्किंग एंड डिस्प्ले द एरर मैसेज टू द यूज़र। तो यूज़र को एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता है। यूज़र फिर उस एरर मैसेज को देखते हुए एरर को ठीक करता है और इंटरप्रेटर वहीं से अपनी एग्जीक्यूशन या कन्वर्जन जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है बेटा आफ्टर कंपाइलिंग होल प्रोग्राम। ये हमारा यहाँ तक डिफरेंस जो है वो कंप्लीट हो गया कि कंपाइलर कन्वर्ट एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम। इसका कंपाइलर के ऊपर हम एक प्रोग्राम को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन फास्टर, डिस्प्ले सिंटैक्स एरर। लेकिन यहाँ पे उसके थोड़ा सा उलट है। वन स्टेटमेंट एट वन टाइम डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट फाइल, कन्वर्ट ईच टाइम व्हेन एग्जीक्यूटेड। जब भी एग्जीक्यूट करना है, कन्वर्ट भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है। एग्जीक्यूशन इज स्लो, एग्जीक्यूशन स्लो है, वो भी हम लोगों ने एनालिसिस से देखा। डिस्प्ले द एरर ऑन ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट का एरर इंटरप्रेटर साथ साथ डिस्प्ले करता है। दूसरे नंबर पे बेटा क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, इसकी तारीख क्या है। हम जो ये सी लैंग्वेज 8वें चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमने जो है ना वो अपनी बुक का मोस्ट ऑफ जितना जो ज़्यादा हिस्सा है, जो अबाउट जो है वो 48 से 50 मार्क्स का जो पेपर है वो आपकी सी लैंग्वेज में से आएगा। तो हम इस सी लैंग्वेज का हमें पता तो होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। सी लैंग्वेज जो है बेटा ये डेनिस रुचि नामी साइंटिस्ट
जो है ना वो कंप्यूटर साइंटिस्ट, उसने ये डेवलप की, उसने बनाई बेल लेबॉर्ट्रीज़। कंप्यूटर साइंस में जो मोस्ट ऑफ द वर्क है, जो रिसर्च वर्क है, जो कंप्यूटर्स के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो सारा जो है वो स्पेशली लैंग्वेजेस के ऊपर, जनरेशन के ऊपर, वो बेल लेबॉर्ट्रीज़ का ही नाम दिया जाता है उसको, यानी कि वो बेल लेबॉर्ट्रीज़ में ही हुआ है। 1972 में बेटा डेनिस रिची साइंटिस्ट, उसने इसको डेवलप किया, सी लैंग्वेज को। ठीक है, सी लैंग्वेज से पहले ये कौन सी लैंग्वेज थी? ये डिराइव्ड लैंग्वेज है किसी और लैंग्वेज से। इससे पहले इसको बी लैंग्वेज का नाम दिया जाता था। बी लैंग्वेज में कुछ इतने खासे फीचर्स नहीं थे जो उस वक्त की ज़रूरत थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बेटा हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना उस वक्त ज़रूरत थी और सिक्योर तरीके से, और बी लैंग्वेज में कुछ ऐसे फीचर्स नहीं थे जिनकी बिना पे हम एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग और एक जो है ना वो अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकें यूनिक्स। तो उसके लिए बेटा बी लैंग्वेज को उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया और बी लैंग्वेज के अपने फीचर्स प्लस कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड करके उसको सी लैंग्वेज का नाम दिया। ठीक है, पर्पज़ क्या था सी लैंग्वेज बनाने का? मकसद वो मैंने अभी बता दिया, फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद था। अब से सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा है दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं होते लेकिन यूज़र की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के हार्डवेयर के लिए ज़रूरी हैं, जिनके बगैर सिस्टम का हार्डवेयर चल नहीं सकता, तो उनके लिए उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में आजकल हम सबसे ज़्यादा विंडोज़ यूज़ करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में ही यूनिक्स आता है, इसी में लिनक्स आता है, मैक ओएस, यूनिक्स, लिनक्स, यूबंटू, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इनको बोलते हैं। तो असल में यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना ही असल मकसद था और उसके लिए सी लैंग्वेज को जो है ना वो डेवलप किया गया, बनाया गया बी लैंग्वेज से। ठीक है, नाउन एज आंसी सी। और इस लैंग्वेज को आंसी का मतलब है बेटा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है ये बेटा यहाँ पे सी नहीं है, आई थिंक एस होगा। आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम है ये सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट का सेहरा। और इस पे काम किसने किया? डेनिस रिची ने। कब किया? 1972 में। सी लैंग्वेज को ड्राइव किस लैंग्वेज से किया बेटा? बी लैंग्वेज से डेवलप किया, ड्राइव किया। बनाने का मकसद क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर? स्पेशली बेटा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना मकसद था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही मजबूत और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बड़ा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो विंडोज़ है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है, जिसको बनाने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सी लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक्स और इसके एडवांटेज डिस्कस करेंगे। इसको बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 8 के। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।